साथियों कहते हैं कि जब भी किसी परिवार में कोई विपत्ति आती है या डॉक्टर के इलाज से इंसान ठीक नहीं होता है तो आखिरी रास्ता अपनाता है, किसी पंडित मौलवी या सुखा के पास या ओझा के पास जाता है और यही वो आखिरी गलती कर बैठता है। ऐसी गलती जो जिंदगी भर पछतावे में तब्दील हो जाती है। साथियों, एक परिवार में कोई भी बच्चा नहीं था और घर वाले बहुत परेशान थे। शादी के कई साल हो गए थे और डॉक्टरों के इलाज कराने के बावजूद भी बच्चा नहीं हो रहा था। तभी एक पत्नी अपनी सहेली से बात करती है और बात करने के बाद वह उसे एक ओझा सूखा यानी कि झाड़ फूक करने वाले बाबा के बारे में बताती है और वह महिला उस बाबा के पास एक विश्वास के साथ जाती है कि उसे बच्चा पैदा होगा। जब बाबा के पास जाती है तो उसे एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 52 की। सेक्टर 52 में एक परिवार रहता था भास्कर का। भास्कर के परिवार में उसके माता पिता और वे खुद था, यानी कि 3 लोगों का छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। इसी दौरान जब भास्कर ने पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो वह दिल्ली तैयारी करने लगता है और एक बहुत ही बड़े कोचिंग सेंटर में वह ऑफिसर बनना चाहता था, आईएएस बनना चाहता था। लेकिन तैयारी करते करते समय गुजर जाता है और उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अब इसी दौरान धीरे धीरे उम्र भी बढ़ने लगती है और अब 32 से 33 साल का हो जाता है और उसके सारे अटेम्प्ट आईएएस बनने के खत्म हो जाते हैं। उसकी चाहत चकनाचूर हो जाती है। अब वे प्रदेश गवर्नमेंट के यानी कि यूपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट में तैयारी करने लगता है। अब यूपी में उम्र है 40 साल रहती है एसडीएम बनने की, तो अब वह उत्तर प्रदेश चला जाता है और इलाहाबाद से तैयारी करने लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे उम्र गुजरती है तो उसके घर वाले परेशान हो रहे थे कि आखिर एक उम्र होती है शादी की, उस उम्र में शादी कर देनी चाहिए। और अब मोटापा भी भास्कर का बढ़ता जा रहा था और काफी हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा भास्कर था और उसके घर वाले माता पिता को शादी की चिंता सता रही थी। अब इसी दौरान उसके माता पिता शादी के लिए एक बिचौलिए से बात करते हैं। अब कई रिश्ते आते थे और जब लड़के को शरीर को देखते तो वह वहां से चले जाते थे, क्योंकि भास्कर बहुत मोटा था। और जब लोग चले जाते थे तो घर वाले परेशान होने लगते थे। अब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगती है तो घर वाले को चिंता सताती थी कि आखिर लड़के की शादी कैसे होगी। इसी दौरान वह इलाहाबाद के ही रहने वाले एक लड़की को पसंद करता है जो उससे भी बातचीत करती थी और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते लगते हैं तैयारी के दौरान। लड़की भी एजेड रहती है, करीब 35 साल की, और 37-38 साल का लड़का है। दोनों बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों में मोहब्बत हो जाती है। अब मोहब्बत इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों ने ठान लिया था कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो दोनों कहीं ना कहीं कुछ करके अपना जीवन व्यापन करेंगे और दोनों एक साथ रहेंगे। दोनों के घर वाले एक दूसरे से बातचीत करते हैं और दोनों ही शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों का ही परिवार शादी के लिए तैयार हो जाता है। तो साथियों, उस लड़के की 2015 में भास्कर की और जो लड़की रहती है संध्या, उसकी शादी कर दी जाती है। अब इधर वह अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली में, मतलब कि गुरुग्राम में ही सेक्टर 52 में रहने लगता है। अब कुछ दिन और गुजरता है, करीब 1.5 से 2 साल गुजरने के बाद भी उसे कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। तो इधर भास्कर काफी परेशान था, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही थी और इधर शादी भी हो जाती है और शादी के बाद खर्चे बढ़ने लगते हैं। तो अब वह परेशान होकर एक छोटा सा कोचिंग संस्थान चलाता है और उसी में लड़कों को बुलाकर पढ़ाया करता था, बेहद ही कम फीस में। दोस्तों, अब वहां से कुछ लड़को टीचर बन गए, कुछ लड़के पुलिस में चले गए। तो उसे लग रहा था कि उसका कोचिंग संस्थान अच्छा चलेगा। वो दिन भर जाके कोचिंग में पढ़ाता था अकेले ही, और जब रात को घर जाता था तो जो उसकी पत्नी थी उसका अलग ही व्यवहार था, घर वालों का अलग ही व्यवहार था। अब धीरे धीरे शादी को करीब 4 साल बीत जाता है लेकिन कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता है। लाख कोशिशों के बावजूद भी अब भास्कर परेशान होने लगता है बेटे की चाहत और उधर कोचिंग संस्थान चलाने की चाहत में। वह दिन भर चिड़चिड़ा रहता था और एक दिन रात में जब वह घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, 4 साल हो गए तुम्हारे शादी को और अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते हो। अब भास्कर को लगता है कि वाकई में कोई कमी है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो भास्कर अपनी पत्नी को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है और वहाँ एक डॉक्टर से बातचीत करता है। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं लेकिन धीरे धीरे 1.5 साल गुजर जाता है और एक दिन उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है, संध्या।
लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसका बच्चा अपने आप गिर जाता है। अब वो माँ नहीं बन पा रही थी और वो भी बहुत परेशान थी। सहेलियों के ताने अलग उसे सुनने को मिलते थे और घर वालों के ताने अलग उसे सुनने को मिलते थे। अब एक दिन जब भास्कर कोचिंग से पढ़ाकर शाम को लौटता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हारी पत्नी लगता है कि बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, तो एक काम करो, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो। अब जैसे ही ये बात भास्कर सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। उसकी पढ़ी लिखी माँ दूसरी शादी की बात कह रही है और सिर्फ एक बच्चे के लिए। और इधर जब वह बात अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी भी बैठकर रोने लगती है। अब उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कौन सा ऐसा कर्म खराब किया है जो इतने ताने सुन रही है। अब वह बेहद परेशान हो जाती है और इधर भास्कर भी बहुत परेशान हो जाता है। परेशान होने के बाद अब भास्कर जो था वह, उसका मन अब ना कोचिंग पढ़ाने में लगता था और ना ही घर पे लगता, तो वो बहुत परेशान हो चुका था। और इधर संध्या भी बहुत परेशान थी और अपने घर वालों से बातचीत करती है। तो घर वाले डॉक्टर से इलाज की बात ही करते, तभी एक उसकी सहेली कहती है कि मैं एक ऐसे बाबा को जानती हूँ जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और वह जिसके भी सर पे हाथ रख देता है वह निश्चित ही उसका जो भी दुख होता है वह हर लेता है और उसका समाधान करता है। अब एक आस लिए, उम्मीद लिए जाती है संध्या के मन में और संध्या अपने पति से बातचीत करती है। पति अपनी पत्नी यानी भास्कर अपनी पत्नी संध्या को लेकर और उस सहेली माया को लेकर झाड़ फूक करने वाले उस बाबा के पास पहुंचती है, जो कि बाबा वहीं कॉलोनी से कुछ दूरी पे रहता था, एक छोटी सी झोपड़ी में। जब वहां पहुंचता है तो बाबा से बातचीत करता है। बाबा भास्कर भास्कर अपनी बाबा को सारी समस्या बताता है। भास्कर बिहार का रहने वाला था जो किसी काम से दिल्ली आया था और दिल्ली में असफल हो जाता है तो बड़ी सिद्धि हासिल करके दिवाकर अब लोगों की झाड़ फूक करता। कुछ लोगों को आराम मिलता तो कुछ लोग दिवाकर बाबा का नाम लेते कि बाबा बहुत अच्छा काम करता, बहुत ही ईमानदार है। अब इधर भास्कर और संध्या बाबा से बातचीत करते हैं। बाबा को जड़ी बूटियां देता है हाथों में बांधने के लिए। पति पत्नी जड़ी बूटियों को बांधते हैं। अब धीरे धीरे एक साल गुजर जाता है और दोनों बाबा के पास जाते हैं और जाकर बताते हैं कि अभी भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, कोई तरक्की नहीं हो रही है, घर की सारी तरक्की रुकी हुई है, आखिर क्या किया जाए। तो दिवाकर बताता है कि देखो, एक और उपाय है, तुम अपने घर में किसी किन्नर को शरण दो और उसकी सेवा सत्कार करो, भूखे जानवरों को खाना खिलाया करो और दान पुण्य किया करो, तो तुम्हारे घर में जरूर तरक्की होगी और तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा। अब भास्कर कहता है कि बाबा, मैं किन्नर कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा। कई किन्नरों से बातचीत करता है लेकिन कोई भी किन्नर उसके घर में रहने के लिए तैयार नहीं था। पैसा देने के बाद भी भास्कर कहता लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता था। तो अब वो फिर से दिवाकर बाबा के पास जाकर बातचीत करता है। तो जो दिवाकर कुमार रहता है, झाड़ फूक करने वाला ओझा, वह बताता है कि ठीक है, मैं एक किन्नर की व्यवस्था करूंगा, लेकिन उसके लिए करीब 50 से 1 लाख रुपए की आवश्यकता है और ये यकीनन तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होगा। ये बात बाबा कहता है। अब भास्कर बहुत ही खुश होता है और खुश होकर सोचता है कि क्यों ना एक बार पैसे खर्च किए जाएं। अब वह दिवाकर कुमार को करीब 50 से 60 हजार रुपए दे देता है और एक किन्नर की व्यवस्था करने को कहता है। उधर बाबा एक किन्नर की व्यवस्था करता है जो देखने में बिल्कुल ही किन्नर की तरह था और नाम उसका, दोस्तों नाम तो आगे बताऊंगा मैं आपका। उसमें वह उसको तैयार करता है और कहता है कि देखो, तुम्हें इनके घर जाके रहना है, सेवा सत्कार करना है और इनका जो थोड़ा बहुत काम होगा वह तुम्हें करना है। और दोस्तों, जो भी वो ये कहेंगे वह तुम्हें करना होगा। अब किन्नर को लेकर भास्कर घर जाता है और जब घर जाता है तो घर वाले माँ बाप उसके जो थे, उसके बेटे से पूछते हैं कि ये किन्नर तुम घर पर क्यों लेकर आए हो, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो भास्कर कहता है कि बाबा ने कहा है कि किन्नर पे घर पे रखने से खुशहाली आएगी और जो भी घर की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अब माँ बाप इस आस में रहते हैं कि चलो ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। अब किन्नर की सेवा कर कर भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब रोजाना किन्नर नहा धोवा के तैयार होता। उसका नाम मंजूला था। कभी सामान मार्केट लाने के लिए भेज दिया जाता था तो कभी सब्जी लेकर आता था। वो घर पे रहने लगता है, लेकिन इसी बीच अब मोहल्ले वाले ताना मारने लगते हैं और उसकी माँ बाप घर छोड़कर वहां से अपने गांव चले जाते हैं।
और जब गांव चले जाते हैं तो घर पर किन्नर और उसकी पत्नी संध्या दोनों ही रहते हैं। इधर भास्कर इतना अपने माँ बाप के तानों से थक चुका था कि उसके माँ बाप के जाने से कोई भी गम नहीं था। वो अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार करता था और वह अपनी पत्नी दोस्तियों से बात करती, सहेलियों से बात करती और जब फ्री होती तो टीवी देखती। और अगर किन्नर भी अकेले घर पे बोर होता तो दोनों बैठ के टीवी देखते साथ में और बातचीत करते। अब बातचीत करते करते ना जाने कब दोनों की जो नज़दीकियाँ रहती हैं वो बेहद ही गहरी होने लगती है। यानी कि संध्या और किन्नर जो था मंजुला, वह दोनों नज़दीक होने लगते हैं। और उधर भास्कर दिन भर बच्चों को कोचिंग में पढ़ाता और शाम को थका हारा घर पे आता। तो दोस्तों अब होता ये है, भास्कर को कुछ भी पता नहीं रहता है और भास्कर जैसे ही कोचिंग जाता तो किन्नर और संध्या आपस में बैठ के बातें करते और बात इतनी गहरी थी कि संध्या अपनी दुखों को सुनाती और किन्नर भी अपनी दुखों को सुनाता और दोनों की दोस्ती इतनी गहरी रहती है कि दोनों बातों ही बातों में किन्नर जब वह अपना दुख सुना के रोने लगती है तो किन्नर उसे गले से लगा लेता है और गले से लगाने के बाद उसके कमरे में जाता है और कमरे में ले जाने के बाद अब वह उसके साथ किन्नर जो था संध्या के साथ अपनी मालकिन के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। संध्या कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो किन्नर कहता है कि मैं जो खुशी आपको चाहिए मैं दे सकता हूँ। अब ये सुनते ही संध्या हैरान हो जाती है कि वाकई में ये किन्नर है या कोई और। अब संध्या भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और दोनों की चाहत इस कदर बढ़ गई थी कि संध्या उसके साथ संबंध बनाने लगती है और संबंधों का दौर अब शुरू हो चुका था। अब जब भी भास्कर कोचिंग पढ़ाने के लिए अपने संस्थान जाता तो इधर किन्नर संध्या के साथ बंद कमरे में समय बिताने लगा था। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और करीब साल 2021 आ जाता है तो उधर पता चलता है कि उसकी पत्नी जो है संध्या वह प्रेग्नेंट है और वह अपने पत्नी भास्कर को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। और अब वह डॉक्टर के पास उसे लेके जाता है तो डॉक्टर भी बताता है कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्द बच्चे को जन्म देगी और बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है। भास्कर अब खुश होता है और किन्नर को अपनी सर आंखों पे रखने लगता है। सुबह उठ के कभी किन्नर का पैर छूता तो कभी उसे खाने पीने के लिए पैसा देता तो कभी कुछ सामान लेकर आता तो कभी साथ में घूमने के लिए ले जाता। अब इधर ताने बाने सुनकर समाज का वह थक चुका था और इधर जब 1 साल पूरे होते हैं 9 महीने तो संध्या एक बच्चे को जन्म देती है। और जब संध्या एक बच्चे को जन्म दे देती है तो भास्कर बहुत खुश होता है और बाबा ओझा दिवाकर के पास जाता है और जा कर के बताता है तो दिवाकर कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि देर है अंधेर नहीं है, तुम्हारे घर में बच्ची आई है, लक्ष्मी आई है, बहुत अच्छी बात है, जाओ ऐश करो। इधर भास्कर बाबा का पैर वगैरह छूता है और वहाँ से मिठाइयाँ वगैरह खिलाता है और जाकर अपने माँ बाप को बताता है। माँ बाप भी बेहद खुश होते हैं और फिर से शहर अपने बेटे के पास आते हैं और शहर आने के बाद अब अपने बेटे के साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन गुजरता है तो अब किन्नर का काम खत्म हो चुका था, लेकिन किन्नर को फिर भी लोग घर में ही रखे हुए थे। तो जब उसके माता पिता फिर से बाहर जाते तो लोग अजीब अजीब बातें करते और लोग बताते कि वह किन्नर नहीं है, एक मर्द है और उसने ही तुम्हारे बहू के साथ संबंध बनाया है और ये बच्चा पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं कमी तुम्हारे बेटे में ही थी। अब इस तरह की बातें सुनकर माँ पक जाती है और जब शाम को बेटा आता है तो बेटे को बताती है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि उस किन्नर का है। अब भास्कर भी पक चुका था और वह अपने माँ और पिता को फिर से घर जाने के लिए कहता है और घर भेज देता है। दोनों ही घर चले जाते हैं, लेकिन भास्कर जब भी पढ़ाता था तो वह खोया खोया रहता था और वह परेशान रहता था। वह अपनी माँ की बातों को सुनकर कि कहीं सही में ऐसा तो नहीं है कि वह किन्नर नहीं बल्कि एक मर्द है और वह उसने ही उसकी बीवी के साथ ऐसी हरकत की है जिससे कि बच्चा पैदा हुआ है। अब लोग उसे ताने मारते थे तो उसकी हंसी मजाक में तरह तरह की बातें भी करते थे। अब भास्कर जब परेशान हो जाता है तो एक रात अपनी पत्नी के पास जब सोने के लिए जाता है और किन्नर को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है और इधर अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो उसकी पत्नी बताती है कि ऐसा नहीं है, समाज है, कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे और हमें सुनना है। अब जब घर में एक बच्ची आई है तो उसकी देख रेख करो और लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। भास्कर सोचता है कि पत्नी सही कह रही है और आखिर ये बेटी तो उसी की है, भला एक किन्नर कैसे बच्चा पैदा कर सकता है।
अब भास्कर तरह तरह की बातें सुनता है। उसके बाद वह अगले ही दिन जब कोचिंग संस्थान जाता है तो एक लड़का भास्कर को इनवाइट करता है, उसके घर पे कुछ प्रोग्राम रहता है। अब भास्कर उस रात प्रोग्राम में जाता है और रात के करीब 11 साढ़े 11 बज रहे थे। वह साल 2023 था, यानी कि फरवरी का महीना था, ठंडे के दिन था। रात के करीब 11 बजे जब वह घर आता है, दरवाज़ा देखता है बंद है, और जब वह दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो कोई भी दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था। पत्नी फ़ोन रिसीव भी नहीं कर रही थी और उधर घर में बिल्कुल सन्नाटा था। अब वह किसी तरह पीछे के दरवाजे से घर में जाता है, बाउंड्री को कूद कर। तो जब घर में अंदर प्रवेश करता है, दरवाज़ा खुलता है किसी तरीके से, जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। और जब वह किन्नर के कमरे में जाता है, मंजुला के कमरे में, तो देखता है कि उसके कमरे की लाइट जल रही है। और जब आवाज़ लगाता है तो उसकी पत्नी उठ कर आती है, और जब दरवाज़ा खोलती है तो वह सन्न रह जाता है, क्योंकि बेटी अपने कमरे में थी, छोटी जो बेटी थी, और वह किन्नर के कमरे में थी। अब भास्कर जब दोनों को एक साथ कमरे में देखता है तो सन्न रह जाता है, और वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे थे। तभी संध्या कहती है कि हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, ताकि तुम आ जाओगे तो मैं दरवाज़ा खोलूंगी। भास्कर कहता है कि मैंने कई बार तुम्हें फ़ोन किया लेकिन तुमने फ़ोन रिसीव नहीं किया। पत्नी कहती है फ़ोन बेटी के पास है। अब उस रात जो है भास्कर कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन और गुजरता है और भास्कर को माँ की बताई हुई बातों पे विश्वास होने लगता है, और वह एक रात जब घर पे अपनी पत्नी को बता के जाता है और कमरे की चाबी लेकर जाता है, एक चाबी बीबी के पास रहता है, एक चाबी उसी के पास रहता है, और वह कहता है कि आज रात वे घर पे नहीं आएगा। और फिर वह पिछले दरवाजे को बंद करके चला जाता है, और जब रात होती है तो पिछले दरवाजे से आता है तो वह फिर से देखता है कि घर में बेटी छोटी उसके कमरे में सो रही है, और पत्नी जो थी अपने कमरे में नहीं है। वह किन्नर के कमरे में जाता है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोलते ही तो सामने देखता है कि आपत्तिजनक स्थिति में किन्नर और उसकी पत्नी दोनों ही मौजूद हैं। और वह देखते ही हैरान हो जाता है और किन्नर की पिटाई करने लगता है। और जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है तो हैरान हो जाता है। वह किन्नर नहीं बल्कि एक मर्द था जिसकी उम्र 28 से 29 साल थी। अब संध्या को मारता पीटता है और इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और दोस्तों अपने पत्नी से कहती है कि शोर ना मचाओ, लोग जान जाएंगे तो क्या कहेंगे। पत्नी माफ़ी भी मांगती है, लेकिन भास्कर इतना गुस्से में रहता है कि जिस पत्नी के लिए उसने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, बाहर भेज दिया, उस पत्नी ने उसे धोखा दिया है। अब वह किन्नर को और अपनी पत्नी की इस कदर पिटाई करता है कि किन्नर की भी हालत खराब हो जाती है, और देखते ही देखते मोहल्ले वाले भी जग जाते हैं। अब वो पुलिस को फ़ोन करता है। मौकाए वारदात पे पुलिस पहुंचती है, और जब दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है तो देखती है कि किन्नर बेहोश है, उसकी हालत ख़राब है, सर फटा हुआ है, उसके चेहरे से खून आ रहा है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसका इलाज कराने के बाद पुलिस थाने लेकर आती है, तो भास्कर और उसकी पत्नी और किन्नर से पूछताछ होती है। तो पत्नी सारी हकीकत बयां करती है और बताती है कि यह बेटी जो है वह इसी किन्नर का है, और बच्चा नहीं पैदा हो रहा था तो एक ओझा दिवाकर से उसने मुलाकात की थी, और दिवाकर ने ही इसे किन्नर बनाकर भेजा था। लेकिन मुझे बच्ची चाहिए थी, मैं ताने सुन सुन के परेशान थी, और मुझे फर्क नहीं पड़ा कि किन्नर है या मर्द। और उसका पति बच्चा नहीं पैदा कर सकता था भास्कर। अब भास्कर भी बेहद हैरान था, और वह अब अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। और इधर ससुराल वाले भी आते हैं और पंचायत होती है, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकलता है। और अंततः भास्कर अपनी पत्नी को छोड़ देता है और अपने माँ बाप के साथ रहने लगता है, और पत्नी भी अपनी बेटी के लेकर अपने घर चली जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। और अक्सर लोग भावनाओं में बह जाते हैं और किसी चीज़ को पाने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी ऐसी बवाओं के पास जाते हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं उनके परिवार में जो विपत्ति रहती है, जो दुख होता है, वह और भी बढ़ जाता है, और फिर हाथ कुछ भी नहीं लगता, घर से परिवार वालों से भी हाथ धोना पड़ता है। तो साथियों ये थी पूरी कहानी। इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या परेशान करना नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।
तो ऐसे बाबाओं और ऐसे ढोंगियों से दूर रहिएगा। मिलेंगे ऐसे ही सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।